हिस्ट्री जो हमने पढ़नी शुरू की थी वो न्यूलिथिक मेसोलिथिक एज से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज, लेटर अर्ली वैदिक एज, उसके बाद फिर हमने मौर्यंस, गुप्ता, ये सब कंप्लीट किया। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का ये हमारा जो पोर्शन है, ये लास्ट पड़ाव है उसका 2-3 क्लासेस में। इंडिया, आप ये बात जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, जोग्राफिकल एरिया इसका बहुत ज़्यादा है। इतनी ही इंडिया में डाइवर्सिटी भी है। डाइवर्सिटी का अर्थ मालूम है? डिफरेंट विभिन्नताएँ बहुत हैं हमारे यहाँ। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, इसमें भी इसकी सोशल, इकोनॉमिक, इवन के कल्चर, इन सब एस्पेक्ट में हम देखेंगे कि बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग उनकी डायमेंशंस हैं। इसीलिए आपके सिलेबस में साउथ इंडिया को अलग से एक टॉपिक दिया गया है और उसके लिए कुछ क्लासेस उन्होंने असाइन किए हैं कि उसके अंदर हमें साउथ इंडिया की हिस्ट्री को फोकस करना है। उसी की आज हम शुरुआत करेंगे कि दक्षिणी भारत मैंने एक क्लास में पढ़ाते पढ़ाते एक बात कही भी थी, शायद अगर आपको याद हो, कि कल्चरली और सोशली वो लोग, वहाँ का हिंदू वहाँ के मुसलमान से ज़्यादा करीब है, नॉर्दर्न इंडिया के हिंदू से उतना करीब नहीं है। ऐसी वहाँ का मुसलमान वहाँ के हिंदू से ज़्यादा करीब है, उतना करीब वो उत्तरी भारत के मुसलमान से नहीं है। वजह यह है कि जिस सोसाइटी में वो जी रहे हैं, जो उनकी इकनॉमिक की सारी गतिविधियाँ हैं, वो सब बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। तो दक्षिणी भारत की हिस्ट्री में जो, अगर हम उसको जो मैंने उसको देखा है, एंशिएंट से अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे, आपने याद होगा आपने न्यूलिथिक और मेसोलिथिक एज पढ़ी थी, पढ़ा था ना, जब शुरुआत की थी हमने। दक्षिणी भारत के हम की जब शुरुआत हम करते हैं तो उसमें एक मेगालिथिक कल्चर या मेगालिथिक कल्चर्स, ये शब्द मिलता है। दक्षिणी भारत में जो कल्चर डेवलप हुए थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, मैं बताऊंगा क्या थे। वो मेगालिथिक कल्चर कराते हैं, यानी मेगालिथिक कल्चर्स जो हैं वो दक्षिणी भारत के अंदर हिस्टोरिकल पीरियड का आरंभ है। यानी मेगालिथिक कल्चर के साथ दक्षिणी भारत के लोग ऐतिहासिक काल में प्रवेश कर जाते हैं। ये मेगालिथिक कल्चर क्या है, इसकी बेस जो है वो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो उसका संबंध जीवन से ज़्यादा जो है वो मृत्यु से। वो लोग मरने के बाद जो अवशेष होते थे, उनको जो दफन करते थे, गाड़ते थे, उस पर वो पत्थरों की बड़ी बड़ी समाधियों का निर्माण करते थे। पत्थरों की बड़ी बड़ी समाधियों का निर्माण करते थे। और ये मैंने कई बार बताया भी है, और यहाँ भी दक्षिण भारत में भी ये था कि जो मृतक को जो उसको उसकी बरियर सिस्टम था, जो उसको दफन किया जाता था, वो दोनों तरीके का था। पूरी बॉडी भी, ये कम था, ज़्यादा क्या था कि उसके अवशेष कैसे होते थे कि उन्होंने जो मृतक है, जो बॉडी है, उसको जंगल में छोड़ दिया, जानवरों ने, परिंदों ने उसको नोच कर लिया, फिर इसकी जो अस्थियाँ थीं उनको वो गाड़ते थे, और उन अस्थियों के ऊपर क्या होता था, पत्थरों की बड़ी बड़ी वो समाधियाँ निर्माण करते थे। ये समाधियाँ निर्माण करने वाले लोग मेगालिथिक कल्चर के लोग थे। किस कल्चर के लोग थे? ये मेगालिथिक कल्चर के लोग थे। इस सिस्टम में समाधियों के प्रकार, उनके क्षेत्र, इन सब की भिन्नताओं के आधार पर इसको बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है इतिहासकारों ने। यानी ऑलमोस्ट कहते हैं कि 40 तरह की ये समाधियाँ होती थी, जिसमें 4-5 जो इम्पोर्टेंट है, 3-4 वो मैं आपको बताऊँगा। यानी मेन चीज़ क्या थी कि मरने के बाद उन अवशेषों को, मृतक के अवशेषों को गाड़कर उनके ऊपर जो समाधि निर्माण की जाती थी, वो बड़े बड़े पत्थरों का उनमें यूज़ होता था। केवल पत्थरों का यूज़ नहीं होता था, बल्कि उस काल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी थी जो मैं आपको बताऊंगा। उनके आधार पर इसको क्या कहा गया? मेगालिथिक कल्चर। क्या कहा गया? मेगालिथिक कल्चर। ये दक्षिणी भारत की ही विशेषता रही है। हालांकि अब आज की डेट में 1960 के बाद इतिहासकारों के एक ग्रुप ये भी है, कहता है कि मेगालिथिक कल्चर जो है वो केवल दक्षिणी भारत से संबंधित नहीं है, बल्कि ये उत्तरी भारत से भी संबंधित है। और वो कहते हैं कि 1960 के बाद जो हमारी यहाँ एक्सकेवेशन, जो खुदाइयाँ हुई हैं, उन खुदाइयों में हमें उत्तरी भारत में भी, वाराणसी और इलाहाबाद के आसपास, कहते हैं कि इस मेगालिथिक कल्चर के बहुत से निशान हमें मिलते हैं। परंतु मेगालिथिक कल्चर विशेषकर किसके साथ संबंधित है? साउथ इंडिया के साथ, दक्षिणी भारत के साथ संबंधित है।
और 1960 से पहले तक ये केवल साउथ इंडिया की विशेषता मानी जाती थी। 1960 के बाद से कुछ इतिहासकारों की धारणा ये हुई कि नहीं, उत्तरी भारत में भी इसी तरह का सिमिलर कल्चर जो था वो डेवलप। एक पॉइंट ये है हमारा जो मेगालिथिक कल्चर है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरा है संगम एज। संगम एज, संगम युग। संगम जिसका शाब्दिक अर्थ परिषद, बैठक, मजलिस, ये सब इसके संगम के सिनोनिम्स हैं, संगम के लिए यूज करता है। परंपरा के अनुसार ये जो दक्षिणी भारत का हमारा पोर्शन है, यहाँ पे हमें 3 राज्य, चेर, चोल, पांडु, ये 3 राज्य हमें एंशिएंट पीरियड में मिलते हैं। इन तीनों पर जो राज्य थे इनका आपस का संघर्ष और इनकी सारी गतिविधियाँ हमारे एंशिएंट दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित हैं। इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गई है कि इनके काल में, इस पीरियड में जब चेरा, चोल और पांड्य थे, ये जब शक्तिशाली थे राजनीतिक रूप से, उस समय यहाँ पर साहित्यिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा, लिटरेरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और कहते हैं कि 3 काउंसिल, हम आज की ज़बान में कहें 3 संगम, 3 बड़े बड़े इनके संगोष्ठी या सेमिनार हुए। किसके? साहित्य, तमिल लिटरेचर से संबंधित साहित्य हुए। उसके बारे में मैं आपको कुछ उसके आंकड़े भी लिखाऊंगा। पहली, दूसरी और 3 संगम है, उसमें पहली और दूसरी संगम के अवशेष हमें नहीं मिले, यानी जो लिटरेचर उनके अंदर, जो साहित्य उनके अंदर प्रोड्यूस किया गया, उसको वो अब हमें हमारे पास अवशेष नहीं है। यानी प्रथम संगम का कोई हमारे पास अवशेष बाकी नहीं है वहाँ। सेकेंड जो संगम थी उसमें केवल एक किताब का नाम है इंद्रोदक्कवियम, वो मिलती है, वो कहानी, पोयम, उसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं मिलता। थर्ड जो संगम हुई थी, उस थर्ड संगम का बहुत सारा लिटरेचर अभी हमारे पास साबित मौजूद है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि ये संगम जो थी ये ऐसा हुआ था। पहली और दूसरी जो संगम है उसके बारे में इतिहासकारों में विवाद है और ये माना जाता है कि ये इनमें से बड़ा भाग काल्पनिक है। मैं अब आपको लिखाऊंगा उसमें कि ये किसको 3700 साल तक की चलती रही, या इसमें कितने हजार राजाओं ने इसका संरक्षण किया, ये जाहिर उस शासनकाल में अगर आप देखेंगे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इस कमरे में आप आके कहें कि साहब 1 लाख लोगों ने बैठ के क्लास लिया, तो ये चीज़ पॉसिबल कोई नहीं मानेगा। कितना भी नैनो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ जाए, 1 लाख लोग इसमें नहीं आ सकते हैं। तो उस संगम के, पहली और दूसरी संगम के जो स्टेटिस्टिक हमारे पास मौजूद है, वो ये हमें बताती है कि इसमें काल्पनिक ज़्यादा है। परंतु जो मैंने आपको जब रामायण के बारे में बताया था कि ऐसा नहीं होता है, राई का ही पर्वत बनता है, क्योंकि बेस होती है, उसके आधार पर पूरी इमारत कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो पहली और दूसरी संगम हुई थी, वो बहुत पहले हुई थी, उसमें इतना लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं किया गया, लेकिन वो लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया जो जिसका कोई अवशेष हमारे पास नहीं है। लेकिन थर्ड संगम के हमारे पास लिटरेचर। एंशिएंट हिस्ट्री में साउथ इंडिया के ये 2 बड़े कंट्रीब्यूशन हैं, जहाँ से भारत की, दक्षिण भारत की हिस्ट्री हमारी आरंभ होती है। पहली मेगालिथिक एज और दूसरी संगम। ये समझ में ही ना बात। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊंगा। इसलिए कि इसमें बड़ी कठिनाई ये आती है कि इसमें तमिल शब्द हैं सब, और हम हिंदी भाषियों के लिए तमिल शब्द का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल होता है और लिखना और मुश्किल होता है। तो आप मेरा वो पुराना वाला फार्मूला याद रखिएगा, क्या कि सब शब्द का स्ट्रक्चर जहन में रखिए, स्पेलिंग भूल लेकिन स्ट्रक्चर जहन में रखिए उसका, ताकि सामने आए आप याद कर लीजिए। क्योंकि मैंने इसमें 5 पुस्तकों के रचनाओं के जो नाम हैं वो 4 किताबें पढ़ी, चारों किताबों में 4 अलग अलग उनके स्पेलिंग दी, कहीं शाह निकल रहा था, कहीं सा निकल रहा था। कायदा की जो लैंग्वेज होती है, हर लैंग्वेज की अपनी प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उसके प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में अपने को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत कीजिएगा, उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि संगम एज जो है स्पेशली वो इम्पॉर्टेंट है और संगम एज पर हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सबसे पहले जो मेगालिथिक कल्चर, बेसिकली ये जो मेगास और लिथास, मेगास और लिथास, ये 2 शब्द हैं और दोनों शब्द ग्रीक हैं, उनसे मिलकर ये शब्द बना है। इसको हिंदी में भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको महापाषाण संस्कृति। क्या कहते हैं इसको? महापाषाण। होता है ना, कौन कौन से पाषाण हमने पढ़े थे,
इसके लिए क्या शब्द यूज होता है? महापाषाण संस्कृति। हिंदी में महापाषाण संस्कृति कहलाती है। और ये नवपाषाण संस्कृति के समाप्ति के बाद दक्षिणी भारत में आरंभ हुआ। कब आरंभ हुई है? नवपाषाण संस्कृति जब न्यूलिथिक एज खत्म हुई तब ये वहां पर आरंभ हुई दक्षिणी भारत में। उत्तरी भारत में हमें इसका कोई संकेत उस पीरियड में नहीं मिलता। इसका जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या बताई आपको, उसे लिखिए। मृतकों को, उनके अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते थे? बड़े बड़े पत्थरों का यूज करते और उसकी समाधियां बनाते थे। ये इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी। इनके जो मेन क्षेत्र था वो, अगर आप पास में केरल, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ये इनका मेन क्षेत्र था। इसका जो मेन एरिया था, अगर आप वो देखेंगे तो, बल्कि अगर हम इस बात में देखें तो मोस्ट साउदर्न पार्ट जो था इसका, यानी साउथ में ज्यादा कहाँ थी है कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली ये तमिलनाडु के अंदर। तिरुनेलवेली क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और इसकी जो मेन जो सबसे जो पाया गया है वो है आदिचन्नूर। जैसे हमने हड़प्पा पढ़ा, सरकोटेरा पढ़ा, कॉटेजी पढ़ा था, इसी प्रकार से ये इसकी कौन सी पार्ट है? मोस्ट साउदर्न पास, दक्षिण का जो पास है इसका वो ये है। इसी प्रकार से नॉर्थ में जो है वो महाराष्ट्र में नागपुर, यानी नागपुर से लेकर और ये तिरुनेलवेली जो तमिलनाडु में, ये इनका मेन इस कल्चर, इसकी जो मेन साइट्स है वो ये क्षेत्र, समझिए ना, इस साइट्स जहां पर ये संस्कृति डेवलप हुई थी, मेगालिथिक संस्कृति जहां पर डेवलप हुई थी। ये जनरली ये अपने आवास के लिए भी और जो अपनी समाधियां बनाते थे उसके लिए पहाड़ों की टीलों की जो ढलान होती थी, निचला भाग होता था, वहां पर ये बनाते थे। और ओमन ये पाया जाता था कि उसके नीचे जो है वो कोई ना कोई तालाब भी होता था। एक या एक से अधिक तालाब हमें वहां पर मिलते हैं। टीले हैं, उन टीलों के, पहाड़ों के ढलान है, वहां पर ये अपनी समाधियां भी और अपने आवास दोनों का निर्माण करते थे। और हर साइट के पास हमें एक या एक से अधिक तालाब मिले। क्यों मिले हैं? उसके कई कारण हो सकते हैं। इसलिए कि अगर आवास है तो सिंचाई के लिए और जीवन की बहुत सी आवश्यकताओं के लिए पानी, प्लस इसके समाधियों के लिए भी। अच्छा, इसकी मैं भी समाधियों को किसको बताऊंगा। यहाँ पे भी जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा इजिप्ट के बारे में, फिरौन हुआ करते थे, बहुत सारी चीज़ें उनके अवशेष के साथ रखी जाती थी। वहाँ पे तो खैर उनके दास और दासियाँ भी रखी जाते थे उसी के अंदर जिंदा जी के। लेकिन यहाँ भी हम देखेंगे कि इनकी जो समाधियाँ हैं वो समाधियों पर बड़ी संख्या में मृत भांड, पॉटरी और आयरन की प्रोडक्ट चीज़ें लोग वो हमें उसके अंदर मिली हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि ये संस्कृति किसी न किसी रूप से उस जो भारत के उत्तरी भारत में जो संस्कृति डेवलप हो रही थी उससे ये अलग थी। ये इसके बारे में ये भी लिख लिया जाएगा कि दक्षिणी भारत में ऐतिहासिक काल इसके साथ आरंभ हुआ है। दक्षिणी भारत में हिस्टोरिकल पीरियड इसके साथ आरंभ हुआ। उत्तरी भारत और हमारा जो नॉर्थ वेस्ट है वहां पर तो आरंभ कहाँ से हो गया था? इंडस वैली के बाद से हुआ था, है ना। इंडस वैली तो प्रोटो हिस्ट्री है, उसके बाद से यहाँ पे हमें इस मेगालिथिक कल्चर के साथ इसका आरंभ हुआ था। अब आइए इसकी थोड़ी सी कुछ स्पेशल, मैंने कहा था वैसे तो इतिहासकार इसको, इन समाधियों को 40 वर्गों में बांटते हैं। ये जो समाधियां पाई गई हैं डिफरेंट साइट्स में, जो मैंने बताया था तमिलनाडु से लेकर नागपुर तक का क्षेत्र, यहाँ पर इनको 40 वर्गों में इनकी अलग अलग
विशेषताओं के आधार पर बांटते हैं, परंतु उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे डॉल्मेन और सिस्ट। सिस्ट कहते हैं ताबूत, डॉल्मेन और इसे ताबूत कहते हैं, डॉल्मेन ताबूत एक प्रकार है, डॉल्मेन ताबूत या डॉल्मेन सिस्ट। ये बेसिकली क्या था, पत्थर की मेज के ऊपर, पत्थर की मेज के ऊपर ताबूत बनाकर उस पर उसमें बॉडी रखी जाती थी। डॉल्मेन और सिस्ट में दोनों में अंतर है एक बाई का। वो अंतर क्या है वो भी आप उसको लिख लीजिए, इसलिए ये आमतौर पर पूछा जाता है कि सिस्ट में ताबूत जमीन के अंदर होता था, यानी भूमि के अंदर होता था सिस्ट जो प्रकार है, और डॉल्मेन में क्या होता था, जमीन के ऊपर होता था, यानी गड्ढा खोला गया आया था और उसके अंदर नीचे पत्थर की बेस के ऊपर ताबूत रख के उसमें बॉडी रख दी गई। ये जमीन के अंदर हुआ तो ये हो गया सिस्ट प्रकार हो गया। डॉल्मेन प्रकार क्या हुआ, जमीन के ऊपर और पत्थर की मेज उसमें ताबूत रख दिया। क्या होता था, इसमें जनरली पूरब की ओर में छेद कर देते थे ताबूत और उसमें से डिफरेंट आयरन के और मृत भांडों के पॉटरी वो उसके अंदर से उसके अंदर। ये डॉल्मेन और सिस्ट प्रकार कहलाती थी, दोनों में बारीक सा अंतर है, ठीक है, समझ आया ना, डॉल्मेन और सिस्ट का। दूसरी इसमें प्रकार है स्तूपकार, इसको स्तूपकार वृत्त या वो भी कहते थे इसको, इसके लिए लफ्ज और यूज होता है संगोरा। संगोरा एक चीज इसमें और लिखी है, वो जो सिस्ट और डॉल्मेन था जहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे होता है, देखिए कि डॉल्मेन जो है वो पाया जाता था सबसे ज्यादा पाया गया वो चिकल कुद जो साइट है, उस साइट का नाम लिखिए, चिकल, ये गा है, सॉरी गा, चिकल। यहाँ पे डॉल्मेन समाधि के पाई गई साइट है ये इसको ऐसे ही पढ़िए जैसे हमने जब इंडस के वो पढ़े थे अवशेष, इस साइड से क्या चीज है, किस साइड से क्या चीज है, उसी आधार पर आप इसको समझिए। चिकल लिखा है, चिकल कुद, यहाँ से हमें डॉल्मेन के मिले और ब्रह्मगिरी से हमें सिस्ट के प्रतिबंध मिला। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से हमें सिस्ट प्रकार की समाधि मिली। मध्य प्रदेश नहीं, हम अभी जा रहे हैं, अपने साउथ की बात हो रही है सबके, ये सारे नाम वहीं के मिलेंगे आपको दिमाग में। तुम वही पूछोगे कि एक का नाम मंसूर है तो दूसरे का मंसूर कैसे रख दिया, इसलिए तुम इसमें परेशान मत हो। ये जो है ये ब्रह्मगिरी जो है ये साउथ की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि नागपुर से ऊपर कोई साइड इसकी नहीं है, बताया था भाई, नागपुर से ऊपर कोई साइड नहीं है, नागपुर से लेकर और तमिलनाडु की तक ये इसकी मेन साइट है इस मेगालिथिक कल्चर की। अब आइए ये जो संगोर था, संगोरा या स्तूपाकार व्रत जो साइड है ये भी जो है मेन पाई गई है, इसके भी ये चिकलपुत्र जिले में, यानी चिकलपुर जिले में हमें दोनों प्रकार की समाधियां मिली हैं। कौन सी, पहली वाली भी और ये दूसरी जो स्तूपाकार है, संगोरा जिसको बोलते हैं, इसका संगोरा भी शब्द मिलेगा, वो भी हमें यहाँ पर मिली है। इसके लिए एक शब्द और यूज होता है, अंग्रेजी में लिखते हैं कैन सर्किट, वो भी कैन सर्किट, ये सेकंड टाइप वाली बात हो रही है इसकी। पहली थी वो वाली डॉल्मेन सिस्ट। कभी कभी ये शब्द मैं इसलिए कंफ्यूज है, ये दोनों साथ यूज करते हैं, डॉल्मेन सिस्ट हो गए, तरीका एक ही, केवल अंतर क्या है, एक में ताबूत जमीन के अंदर होता है मेज के ऊपर, एक जमीन के ऊपर होता है, केवल ये अंतर होता है। इसलिए कई जगह आप जब किताबें पढ़ेंगे तो डॉल्मेन सिस्ट एक साथ मिलेगा, जबकि थोड़ा थोड़ा सा दोनों में अंतर है। दूसरी प्रकार ये स्तूपाकार व्रत या संगोरा की हो गई,
जो तीसरी होती है छाता प्रकार, अम्ब्रेला टाइप। क्या होती है? अम्ब्रेला टाइप। इसमें क्या होता था? इसमें जमीन की गोलाई में गोल पार्ट लिया जाता था जमीन का, और उसके ऊपर 4 पाए खड़े करके उसके ऊपर एक कोन शेप का पत्थर रख दिया जाता था, और उसके ऊपर क्या करके बॉडी या बॉडी का शेष रखा जाता था। ये क्या कहलाता था? छाता, अम्ब्रेला। इसकी भी हमें शेष सबसे ज्यादा हमें वही चिकलपुर जिले में मिलेगी। ठीक है। दूसरा इसी से जुड़ी हुई तीसरी चीज है, वो है गोल जमीन। वो आयताकार थे जितने पुराने थे, एक गोल, उनके ऊपर क्या होता था? 4 पाए करते। गोल मेज होटलों में देखिए, रेस्टोरेंट में देखिए ना, गोल मेज होती है, पाए समझ लिए प्लेटफॉर्म पे गोल मेज, 4 पिलर, उस पर गोल पत्थर कोने पे रखे, और उसके ऊपर ताबूत रख के उसके ऊपर समाधि कंस्ट्रक्ट की जाती है। एक फुट स्टोन, फुट स्टोन, इसके लिए हिंदी में जो लफ्ज यूज करते हैं वो उसकी शीश का लफ्ज यूज किया जाता है, शीश प्रस्तर, ये वुड स्टोन। इसमें और अम्ब्रेला में अंतर ये होता था कि अम्ब्रेला में तो 4 पाए के ऊपर, इसमें 4 पाए नहीं होते थे, जमीन के ऊपर प्लेटफॉर्म पे वो गोल पत्थर रख के उसके ऊपर ये वुडन स्टोन कहलाता है। ये कोचीन से हमें मिला है, केरल में कोचीन से, कोची या कोचीन वो भी से कोचीन से मिला है, केरल से ये मिला। इनके लिए एक शब्द और यूज होता था, किन के लिए? ये अम्ब्रेला और वुड स्टोन के लिए। वो दोनों वर्ड में लिख लीजिए, इसलिए कि कुछ पुस्तकों में और कुछ क्वेश्चंस में मैंने ये तमिल शब्द भी लिखा है, इसलिए ये शब्द आप ब्रैकेट में इनके साथ लिख लीजिए अलग से कि इनको क्या कहते हैं। टोपी कल्लू, और उदय कल्लू। ये भी इन्हीं दोनों के लिए यूज किया जाता है। देखिए, मेगालिथिक कल्चर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? उनके मुर्दों, उनके जो मृतक थे, उनको सुरक्षित रखने का तरीका नहीं था। सुरक्षित मतलब फनौनों की तरह नहीं कि डेड बॉडी कोई नहीं, यहाँ तो अवशेष, अस्थियां पार्टली या कंप्लीटली रखी जाती थी, लेकिन जिस प्रकार से उनको बरी किया जाता था वो सिस्टम मेगालिथिक कल्चर है पत्थरों का। इसके अतिरिक्त एक और टाइप है, उसे भी लिख लीजिए, वो भी हमें काफ़ी जगहों से मिलती है, वो खासतौर से इसी क्षेत्र में नडू कल्लू, अथवा इसके लिए एक शब्द और ये मेनहरी या मेनवीर। इनकी केवल एक विशेषता ये थी कि एक ही पत्थर से तैयार होता था, मोनोलिथिक, यानी बेजोड़ जिसको कहते हैं ना, आज भी बहुत सी चीजें कोई एक लकड़ी से भी बनाती जाती है, एक ही पत्थर यूज होता था। इसकी विशेषता क्या थी? मैनीर की बेजोड़, हाँ, एक ही पत्थर होता था, मतलब ताबूत में उसमें दीवारें होती थी, ये एक ही पत्थर से बनाई जाती थी, मैनीर की लकड़ी। इनकी एक विशेषता और लिखिए, जो मुझे ये जो कौन सी वाली है, मेहगीर वाली है, ये इनमें जनरली ग्रेनाइट यूज किया जाता है। पत्थर कौन सा यूज किया जाता था? ग्रेनाइट का। अब हो सकता है मुझे पत्थरों की जानकारी नहीं, हो सकता है ग्रेनाइट पत्थर ज़्यादा बड़ा हो, उससे ही बनाने में आसानी मिलेगी ना। जो मोटे जड़ होते हैं, तने वाले होते हैं, उनसे आप बना सकते हैं बहुत सी चीज़ें, और पतले तनों वालों से हो सकता है ग्रेनाइट पत्थर की विशेषता हो कि ये मोनोलिथिक निर्माण के लिए वो ग्रेनाइट पत्थर यूज किया जाता है।
इसमें एक साइड और लिख लीजिए, एक स्थान है कोमल पत्थर, छोटा सा गांव होगा कोई ये, यहाँ पे इस प्रकार की पूरी पंक्ति मिली है, ये लाइन मिली इस प्रकार की समाधियों की। किस प्रकार की समाधियों की? ये नडोदल और बनी हुई इस प्रकार की नहीं, एक पत्थर से बनी हुई मोनोलिथिक समाधि हमें इस कोमल पत्थर स्थान पर पूरी एक पंक्ति मिली है। याद कीजिए जैसे कहाँ मोहनजोदड़ो में उसमें पूरे साथ में 6 कमरे और कहीं ये सब चीजें मिली थी ना। एक लास्ट एक और उसमें जो कि केव ताबूत या गुफा वाले जो कहलाते हैं वो केव समाधियां कहते हैं इनको, या गुफा समाधि। ये हमें कोचीन में, केरल में और कंटमपल, इन 2 जगहों पर मिली, केरल में कोचीन और कट्टक्कम्पल। इस तरह से ज्यादा मैं साइड आपको इसलिए नहीं लिखवा रहा, ये बड़े टिपिकल वर्ड है, कट्टक्कम्पल और कोची। इन 2 साइटों पर हमें ये केव गुफाएं समाधियां मिली हैं। गुफा केव समाधि से क्या समझ में आता है? गुफाओं के अंदर ये चीजें जो है वो इनके अंदर हमें लोहे के उपकरण, जो मैंने बताया वो लोहे के उपकरण और मृत भांड हमें मिल रहे हैं। एक और भी एक विशेषता है जो उसकी है, उसके लिए एक लिख ली जाएगी अभी, क्या इसको हिंदी में कहते हैं अंत्योष्टि कलश। अंत्योष्टि कलश ये वही कलश के अंदर अस्थियों को, बची हुई अस्थियों को कलश के अंदर रखकर जो है वो दफन की जाती थी, ताबूत में रखी जाती, पत्थरों के अंदर फिर उसकी समाधि बनाई जाती है। यानी बरियल सिस्टम की जितनी टाइप्स हो सकते हैं, आंशिक, पूर्ण, बर्तन में करके, बगैर बर्तन के, बगैर कलश के, डिफरेंट आकार में, वो सारी। लेकिन इस समय कॉमन क्या चीज थी? पत्थरों की बड़ी बड़ी समाधि। ये मैंने बताया ना, ये 40 वर्गों में बांटी गई है, डिफरेंट थोड़ी, लेकिन ये जो 6-7 है ये सब घूम फिर के इन्हीं के अंदर आ जाती है। यही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक साइड, और ये जो चिंगलपुत है ना, ये चिंगलपुत बड़ी इंपॉर्टेंट साइड है और ये मद्रास के पास है। डिफरेंट टाइप की डिफरेंट समाधियां सबसे ज्यादा इसी जगह में मिली है, इसके पास पे, इस साइड में। और जनरली क्या है, टीलों के पास, टीलों के नीचे, ये इनकी विशेषताएं हैं। इसकी थोड़ी सी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आप लिख लीजिए, इसलिए एग्जाम में आती है, वो इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 तो ये है कि ये इनके निर्माण ऊंचे पहाड़ी स्थलों पर किया जाता था। निर्माण ऊंचे पहाड़ी स्थलों पर किया जाता था, ये मैंने बताया भी दर्शन में आपको। और हर स्थल के नीचे तालाब मिले, हर स्थल के नीचे एक या एक से अधिक तालाब मिले हैं। दूसरी इस कल्चर की विशेषता, ये लोग कृषि जानते थे। चावल, जौ, चना, चावल, जौ, चना यूज होता था जनरली, सबसे अधिक चावल। आज भी साउथ इंडियन चावल बहुत है। मेन इनके जो यूज में जो पशु थे उसमें गाय, बैल, भेड़, बकरी और घोड़ा। आप देखेंगे कि इंडस वैली वाले घोड़ा नहीं जानते थे। चौथी लोहे के उपकरण यूज करते थे। उपकरण दोनों तरह के, दोनों तरह का मतलब क्या हुआ, कॉमन यूज के भी और हथियारों के रूप में भी, शस्त्र के रूप में भी। उसमें तलवार, जो मेन चीजें जो इनकी बरियल से बराबर हुई हैं, ये चीजें हमें कैसे पता चली?
इस समाधियों में इन ताबूतों के अंदर नहीं मिल रहा कि ताबूत में जनरली पूर्वी साइड में होल कर दिया जाता था, बाद में उसमें सब चीजें किया होल का मतलब इतना सा होल नहीं था, जाहिर है बड़े बड़े समाधि थी, बड़े बड़े ताबूत थे, उनके बड़े बड़े होल थे। जो उपकरण मिले हैं उसमें भी स्पेशली हमें मिली तलवार, मिलकर तलवार, कटार, त्रिशूल टाइप के भी उपकरण मिले हैं, चपटी कुल्हाड़ियां मिली हैं, फावड़े, छेनी, चाकू, ये सारे, यानी वो सारे उपकरण जो खेती में और युद्ध में यूज होते थे वो सब इसमें हमें मिले हैं। इस सभ्यता की जो पॉटरी मिली है, जो मिलवाने कहलाती है ब्लैक एंड रेड वेयर, उसके लिए जो शब्द यूज होता है ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी काले और लाल मृदभांड, काले और लाल मृदभांड, ये मेगालिथिक कल्चर से संबंधित है। ये जनरली चाक पर बनाए जाते थे और चाक पर बनने के बाद ये पकाए जाते थे, आग में ये बर्न किए जाते थे, पक्के में पकाए जाते थे। इनमें जो बर्तन सबसे ज्यादा मिले हैं उसमें घड़े, मटके, कटोरे और थाली, जनरली वो चीजें जो घर के अंदर यूज की जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ संकेत हमें तांबा और कांसे के प्रयोग के भी मिले हैं, यानी इस सभ्यता के लोग, मेगालिथिक कल्चर के लोग तांबा और कांसा भी बहुत ही यानी सीमित लेवल पर, लेकिन इसका प्रयोग जानते थे या इससे वो परिचित थे। ये मैंने आपको बता दिया था कि जनरली जो समाधियों को दफन करते थे वो तरीका क्या था, आंशिक, पार्टली बरी। आंशिक का मतलब क्या था, जंगल में डाल दिया डेड बॉडी को, जानवरों ने और कब्बों ने इन्होंने खा लिया, फिर जो हड्डियां बची उनको दफन किया। जनरली यही यूज होता था। एक्सेप्शनली एक आध जगह मिला है कि जहां पूरी बॉडी ले दी गई और वो ताबूत के अंदर एक चल के उसकी हड्डियां बची हुई नहीं है, लेकिन जनरली तरीका कोई था पार्शियल कहलाता है। ठीक है, आंशिक, आंशिक समाधिकरण, इसके लिए शब्द यूज करते हैं, आंशिक समाधिकरण यूज करते हैं, पार्शियल बरियल सिस्टम। अब आइए वही जो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज होती है, ये कब थे, डेट, तिथि क्या थी, और ये बड़ा मसला होता है। कोई इतिहासकार जो है वो कभी एक चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं तो कभी कभी कहता हूँ राज्य में कि अगर एक इतिहासकार ने कहा कि इस डेट में, तो दूसरे की का ये दायित्व बन जाता है कि उस डेट को गलत साबित करके अपनी डेट। देखिए ये तो फिर मजाक की बात हुई, हर डेट के पीछे कोई लॉजिक होती है, कोई तर्क होता है, उसके आधार पर वो डेट्स दी जाती है। अब इनकी डेट सुन लीजिए क्या है। जैसे एक डेट है कि ये 200 से 50 BC का पीरियड है। इस डेट से तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना। डेट सही है, 200 से 50 BC तक, उल्टा तो नहीं लिखा है ना? सही है, उल्टा तो नहीं ना? इसलिए कि अगर कंफ्यूजन नहीं हुआ, 50 से 200 नहीं, हम BC की बात कर रहे हैं। 200 से 50 BC तक का ये पीरियड है। और ये किस आधार पर कहा गया है? ये कहते हैं कि ब्रह्मगिरी का जो संगोरा, इसे लिख लीजिएगा, संगोरा एंड डॉल्मेन, ब्रह्मगिरी के उन समाधियों के आधार पर, और किन महोदय ने कहा है? मॉर्टन व्हीलर। इनका नाम हम पहले भी पढ़ते चले रहे, पढ़ा है ना आपने? कौन बताएगा इनका नाम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे भैया, सेंट्रल एशिया और मैक्स मुलर वर्ल्ड जो थ्योरीज पढ़ी थी, उसमें हमने मैक्स मुलर के साथ व्हीलर का, मॉर्टन व्हीलर के नाम भी पढ़ा था। ये हमारे आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था। इसलिए इस आधार पर ये डेट इनकी निर्धारित की है। इसके अलावा कुछ दूसरे क्या है,
कोयम्बटूर के में जिला है, उसमें एक जगह है सूलर। वहां से 3rd and 2nd सेंचुरी BC की हमें मुद्राएं मिली हैं। सूलर से कोयम्बटूर का जो जगह है, सूलर वहां पे जगह है, वहां से 3rd और 2nd सेंचुरी BC की कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इससे इस बात को और क्या होता है, वो पुरानी डेट कंफर्म होती है या गलत साबित होती है? कंफर्म होती है कि ये डायरेक्ट 250 का मतलब भी 3rd सेंचुरी हुआ ना। ये भी इस बात का एक प्रतीक है कि ये डेट सही है। इसके अतिरिक्त पांडुकुल्ली एक जगह है, पांडुकुल्ली, जहां से रोमन शासक अगस्ते, उसकी एक चांदी की मुद्रा मिली है, सिल्वर कॉइन, रजत मुद्रा। अगस्ते का एक हमें रजत मुद्रा मिली है। हमें कैसे पता कि वो अगस्ते की है? उसमें लिखा है, उस पर लिखा है, रोमन में है और अगस्ते पे लिखा है। और अगस्ते का जो पीरियड है वो है 27 से 14 BC। क्या हमें अलग से मालूम नहीं ये बात? इट मीन्स कि 1st सेंचुरी BC तक ये सभ्यता, जो मेगालिथिक कल्चर है, ये किसी न किसी रूप में एग्जिस्ट करता रहा है। इसीलिए आमतौर पे ये माना जाता है कि 3rd सेंचुरी BC से लेकर इसमें एक चीज और लिखी थी, चाहे जब 1st ईस्वी तक, यानी जो इनकी ब्रॉड डेट दी जाती है, फ्रेमवर्क है, वो क्या है? 3rd सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी ईस्वी तक, ये ब्रॉड डेट इनको जनरली दी जाती है। लेकिन जब भी व्हीलर का नाम आएगा, वो नाम वही आएगा 250 से और तक का जो पीरियड है। अब आइए फिर वही देखते हैं, ये संस्कृति आई कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ है? जैसे आपने पिछली बहुत सारी चीज़ों में बताया होगा डिफरेंट संस्कृति के बारे में कि यही की ओरिजिन थी, बाहर की आई थी। यहाँ भी हमारी 2 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी यह है कि संस्कृति जो है ये वेस्ट एशिया से आई। वेस्ट एशिया जो आज की भाषा में जो अरब कंट्रीज हैं, इसका भारत का बहुत प्राचीन संबंध है और डिफरेंट हमारी जो कही थी वो इसमें हमें मिलती है। ये वेस्ट एशिया से ये संस्कृति भारत के अंदर आई है। थ्योरी ये है, किस आधार पर कहा गया कि वेस्ट एशिया में उसी पीरियड में जो उनकी सभ्यता में जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो उनकी विशेषताएं थी, वो सेम यहाँ पर पाई जाती हैं। उनका पीरियड उससे पहले का है, कहाँ का? वेस्ट एशिया का। इसलिए लगता है कि वहाँ से ये चीज़ यहाँ पर आई थी। दूसरी थ्योरी वही है कि ये जो है इनका निर्माण यहाँ जो द्रविड्स थे हमारे, उन्होंने ही किया है। और ये किस आधार पर किया गया है? उनके कंकालों का जब की समीक्षा की गई तो उन कंकालों के आधार पर ये माना गया कि इसके निर्माता कौन थे? ये 2 इतिहासकारों में इसकी थ्योरीज है ओरिजिन के बारे में। एक क्या है? वेस्ट एशिया से यहाँ आई, वो किस आधार पर है? जो समानता है दोनों के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक सेम है। और दूसरी क्या है कि यही जो ओरिजिन यही गिरा, जो द्रविड्स थे उन्होंने ही सभ्यता को जन्म दिया था। वो किस आधार पे? जो कंकाल उन समाधियों में मिलेंगे उनकी समीक्षा के आधार पर ये माना गया। ये मेगालिथिक कल्चर है। इसके बारे में वैसे तो इसकी बहुत सारी साइट्स हैं, स्पेशली केरल, कोचीन, तमिलनाडु, इन सब में। लेकिन इनके में 2-3 चीज़ें बस आप ध्यान में रखिएगा। एक तो ये समाधियों के प्रकार हैं बेसिकली, और उसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, 2-4 जो नाम बताए मैंने आपको, ये मेगालिथिक कल्चर। इस पर अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको हमेशा इस पर क्वेश्चन नहीं मिलता देखा, हर पेपर में आपको ये नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी कभी कभी पेपर में ये क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए इस पर क्वेश्चन आएगा तो आप उसका गिरबान नहीं पकड़ सकते, तो क्वेश्चन आता है आ भी सकते। अब आइए हमारी जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने किया था, संगम। संगम देश के बारे में एक चीज समझ लीजिए
कि हमारे सारी जानकारी बेसिकली उस साहित्य के ऊपर है जो ये इस संगम एज में जो साहित्य लिखा गया है। इस एज की राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, इकोनॉमिक सारी हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इस साहित्य पर आधारित है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि प्रथम दो जो संगम थी, पहली और दूसरी, उनको क्या हुआ, उसका कुछ हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं, सेकंड की सिर्फ एक मौजूद है। लेकिन बाद की पुस्तकों में, बाद की रचनाओं में हमें क्या हुआ, उनके बारे में जानकारी मिलती है। यानी बाद में कैसे पता है, सपोज कीजिए कि आपने मुझे लगे कि सर 20 साल पहले भी यहाँ पर एक साल टीचर थे, वो ऐसे पढ़ाते थे या ऐसे थे, तो बाद के आधार पर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन बाद के लोगों ने उनको वर्णन किया। इसकी एक मिसाल सिर्फ नहीं समझ लीजिए, जो मैंने बताई थी कि मैगस्थनीज का नाम सबने सुना है, उसकी इंडिका सबने सुनी है ना, बहुत बार हमारे थे, वो इंडिका हमारे पास मौजूद, हमारे पास मतलब मेरे पास पूरी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है, परंतु उसकी डिफरेंट पार्ट हैं, डिफरेंट उसके पैराग्राफ्स हैं जो दूसरे राइटर्स, दूसरे इतिहासकारों ने अपने यहाँ बाद में कोट किए हैं, उनके आधार पर उन्होंने नाम लिया है कि मैगस्थनीज को, उसके आधार पर हमने इंडिका को माना है। इसी प्रकार से इस संगम लिटरेचर के बारे में बाद में जब इनका संकलन किया गया, मैं बताऊंगा अभी आपको, तो उस आधार पर हमने बहुत सी चीज़ों का निर्धारण किया। इसीलिए ये बात मैं पहले से बता रहा हूँ कि पहली और दूसरी संगम है, उसकी ऐतिहासिकता पर क्वेश्चन मार्क हमारे इतिहास में रहता है, उसकी ऑथेंटिसिटी को हम लोग क्वेश्चन, और क्यों मानते हैं वो मैं बताता हूँ आपको, क्यों इसलिए सीखे। ये जो संगम एज, संगम क्षेत्र, संगम साहित्य, संगम संस्कृति, संगम अर्थव्यवस्था, संगम राजनीति, ये सारे शब्द आपको मिलेंगे। इन सब का अर्थ ये है कि उस पर्टिकुलर पीरियड की, जब ये संगम हुई, जब ये साहित्य लिखा जा रहा था, उस पर्टिकुलर पीरियड की राजनीतिक इतिहास, उस पर्टिकुलर पीरियड की इकोनॉमिक हिस्ट्री, उस पर्टिकुलर पीरियड की सांस्कृतिक हिस्ट्री, संगम का शब्द उन सबके साथ आपको जुड़ा मिलेगा। इसी पीरियड, इसी क्षेत्र की जब हम बाद की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जब उसमें संगम नहीं लिखा होता, तो इसका मतलब यह है कि उस पीरियड से अलावा की हिस्ट्री है। अदरवाइज इस हिस्ट्री में आपको संगम का शब्द मिलेगा। संगम क्या थी, मैंने वैसे बताया, 3 बैठकें, कॉन्फ्रेंस, कुछ भी आप यूज कर लीजिए उसके लिए शब्द, संगोष्ठी, इसका वैसे जो अर्थ है वो परिषद को कहते हैं, संगम को। इसके क्षेत्र एक हिंदी में शब्द यूज किया जाता है तो ये अरबी का सुदूर दक्षिण, क्या किया जाता है, सुदूर दक्षिण, साउदर्न पार्ट, यहाँ पर चेर, चोल, पांडव, ये 3 राज्य थे, 3 वंश थे, इन्हीं के शासनकाल में क्या होता था, ये संगम साहित्य लिटरेचर लिखा गया। इसके बारे में जो जिन चीज़ों से हमें बाद में जानकारी मिली है, उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख ये प्रकाश डालते हैं, किन पर प्रकाश डालते हैं, संगम साहित्य पर। उसके अलावा अर्थशास्त्र में भी हमें, अर्थशास्त्र किसकी है, अशोक, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, यस। इसके अतिरिक्त ये जो तमिल लिटरेचर, तमिल साहित्य है, इससे हमें इनकी जानकारी, हमें इनकी अब कवियों का संघ अभी आती है, रुक रही है। ये कवियों का संघ तो इसलिए कहा गया कि इसमें कवियों की बैठक हुई। मैं अभी इसकी पूरी आपको डिटेल दूंगा, जो इसमें अधिकतर काल्पनिक है, लेकिन परंतु वो स्टेटिस्टिक है, वो आंकड़े हैं, और वो आंकड़े क्वेश्चन भी बनाते हैं। जनरली चेर, चोल और पांडव, इन तीनों में संगम साहित्य के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट पांड्य है। पांड्यों की राजधानी मदुरा थी, जिसको मदुरई कहा जाता है, जो मॉडर्न का नाम है, मदुरा या मदुरई थी। ये अब आइए इसके बारे में थोड़ी सी, यानी इन विद्वानों की, ये मैंने अभी शब्द यूज किया था ना कि सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, संगोष्ठी जो हम आज यूज करते हैं ना, कॉलेज में हमारे बहुत से सेमिनार होते हैं, जिसमें पूरे इंडिया से डिफरेंट लोग आकर अपने पेपर पढ़ते हैं, अपनी रचनाएं पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते, ठीक उसी प्रकार से ये 3 बैठकें हुई थी, जिसमें अब एक बहुत मजे की बात है, आपने शायद मेरे मुझसे पहले कभी सुना होगा कि साहित्य में, भाषा में 2 चीजें होंगी, एक गद्य और एक पद्य, हो गया ना, गद्य पद्य। पहले क्या पैदा हुआ,
पहले हमने गद लिखा, पद लिखा, पहले पद बैठा। यस, हमने कविताएं पहले लिखनी शुरू की, समझे? और पद बाद, हर भाषा ऑलमोस्ट दुनिया की उसमें पहले क्या हुआ है, पहले पोइट्री उसमें लिखी गई है, गद बाद में है। इसीलिए हम मुझे हमेशा कहते हैं कि पद लिखना आसान काम है, चाहे भी पद लिख सकता है, लेकिन गद लिखना मुश्किल काम है, उसके लिए पढ़ा लिखा होना शर्त है। हम देखते हैं यहाँ शाहजहाँपुर में कवि और शायर आपको बहुत मिलेंगे, गली गली मिलेंगे आपको, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते वहाँ से ये खूब कविताएं कहते हैं। तो पद जो है आसान चीज़ है पहले से, ये भी बेसिकली इसमें ये सारा जितना साहित्य मौजूद है वो 99% क्या है, वो कविताएं हैं, काव्य है। उनमें काव्य में बाद में कुछ टिप्पणियाँ हैं या उनका कुछ इंटरप्रिटेशन है, वो गद्य में, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल पोर्शन है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल पोर्शन है, उसको बहुत ज़्यादा हम आपको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं। मेन फोकस क्या है, काव्य, कवियों का। इसका सबसे पहला उल्लेख, ये आप जरूर लिखिए, सबसे पहले इसका उल्लेख हमें 8th सेंचुरी का एक वो है, सेमिनार नहीं हुआ है, 8th सेंचुरी की एक रचना बताओ, एक भाष्य की एक है जिसकी उसका राइटर का नाम आप लिख लीजिए, इरेनार, इरेनार, इसका पूरा नाम है इरेनार अक्कोपोलू। इसकी भाष्य 8th सेंचुरी में, उसकी भूमिका में सबसे पहले हमें संगम साहित्य का उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी का ये इरेनार अक्कोपोलू का भाष्य है, इसकी भूमिका है उसमें इरेनार, मैंने कहा तुम हर किताब में जाओगे हिंदी और अंग्रेजी की तो इनकी स्पेलिंग आपको अलग मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये तमिल शब्द इसमें यूज हुए, तो इसी प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। और गूगल में तुम जो देखोगे, गूगल में तुम्हें थोड़ा और जरूर मिलेगा, समझे? एक्चुअली क्या है, नहीं वो नहीं, लेकिन हाँ हिस्ट्री सिलेबस में है, ये संगम एज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संगम एज में क्वेश्चन आती है, संगम एज में हमेशा क्वेश्चन मिलेगा, मैकेनिकल की शायद इतना मिलेगा, लेकिन संगम एज में तो हमेशा मिलेगा क्वेश्चन। और जब हम पढ़ते थे तो हमने ऊपर ऊपर कुछ चीजें पढ़ ली, लेकिन मानो जब ऊपर नहीं अंदर से भी गहराई से भी पूछ लिया। अब आइए जरा सी मैं इसकी थोड़ी सी आपको उसकी डिटेल। एक तो ये कि इनका जो रचना का काल है वो भी 100 ईस्वी से 250 ईस्वी का माना जाने का मतलब मेरा वही है, वाइडली एक्सेप्टेड। मैं शब्द यूज करता हूँ ना, वाइडली एक्सेप्टेड, अधिकतर लोग इसको मानते हैं। और जो इनका संकलन का पीरियड है गलत समझ में आ रहा है। इन दोनों में अंतर क्या है, यानी इनकी जो रचना हुई वो क्या हुई 100 से 250 ईस्वी के बीच में, लेकिन इसको ये रचना हो गई कहीं पकड़े होंगे। जो लाइम लाइट में आई, जो पहली बार इनका जो जमा किया गया, जो संकलन हुआ वो 300 से 600 ईस्वी में हुआ। दोनों में अंतर समझ में आई नहीं पर। जो पहली संगम हुई, अब आइए थोड़ा सा संगम के बारे में। तो फर्स्ट संगम है, इसको थोड़ा सा टेबल की तरह का लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी ये किस जगह पे हुई, स्थान सबसे पहले मथुरा या मथुरा के स्थान हो गए। ठीक है सर, हर सेमिनार संगोष्ठी का अध्यक्ष होता है नहीं होता, अध्यक्ष तो कुछ नहीं हो सकता। वो इसका अध्यक्ष था अगस्त्य।
ये इसका प्रिजाइड किया, इसका अध्यक्ष था। अगस्त्य, अगर आपको याद हो, मैंने जब पढ़ा था में बताया था कि अगस्त्य को ये क्रेडिट दिया जाता है कि आर्यन सभ्यता को दक्षिणी भारत में इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट किसे है? अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि जो थे, इन्होंने आर्यन सभ्यता को दक्षिणी भारत के अंदर, ये मैंने बताया था जब आपको उस नाम आर्यन से वैदिक पीरियड पढ़ाने, ये वही अगस्त्य है। इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 549 इसके पार्टिसिपेट जिन्होंने किया, ठीक है सर। अब आइए बड़े मजे की चीजें इसमें। इनका संरक्षण, जो पैटर्न थे इनके, वो शासक थे। यहाँ ये बात क्या रखिएगा कि संगम जो लिटरेचर क्रिएट किया गया, रचना की गई, वो उन शासकों के संरक्षण में हुआ। शासक साहित्य के कुछ भी बड़े शौकीन होने थे, एंशियंट से लेके आप आधुनिक तक आ जाइए, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी तक जी का आ जाइए, बेहतरीन कविताएं लिखते थे। तो जिन शासकों के संरक्षण में ये फर्स्ट संगम हुई, उनकी संख्या आप अंदाजा लग सकते हैं कितनी हुई? 89। 549 पार्टिसिपेंट्स थे, 89 शासक थे। 89 शासकों के संरक्षण में प्रथम संगम का लिटरेचर जो है वो वजूद में आया। अब आइए इसमें बड़ी मजे इससे आगे की, ये तो 89 को की टेबल बना के लिखे, ज्यादा अच्छा होगा। यानी ये स्थान, ये प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन था, ये कितने पार्टिसिपेंट्स थे, मेंबर्स कितने आए थे, ये इनको संरक्षण किसने दिया था? 89 शासकों ने। उसके बाद जो है वो कितनी रचनाएं या कितने रचनाकारों की रचनाएं इसमें पेश हुई, वो बड़ी जबरदस्त है। वो है 4499। 4499 रचनाएं इस प्रथम संगम में, ये इतने रचनाकारों की रचनाएं। और इसका लास्ट पार्ट और बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पूरा पीरियड जिसमें ये सब हुआ, रचनाएं लिखी गई सब, वो कितना है? 4407। इसीलिए जो पहली और दूसरी है, इसकी ऐतिहासिकता पर संदेह। देखिए फिर वही बात जो मैंने पहले दिन कही थी कि इसके आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल निगलेक्ट कर दीजिए कि नहीं हो। ये है कि आदत होती है ना, हम लोग भी तुमने सर पता नहीं सुनो, इंडिया के दो बड़े मशहूर एक क्रिकेटर था, नाम भूल उसको, पाकिस्तान वालों दोनों में बहस हो गई। एक बॉलर था और एक बैट्समैन था। तो इंडिया वाले ने पहले पाकिस्तान वाले का, उसने कहा कि तुम्हारा हाईएस्ट स्कोर क्या है? तो उसने तुम बताओ। उसने कहा मेरा हाईएस्ट स्कोर जो है वो 126 रन आउट है। अब उसने कहा पाकिस्तान वाले से तुम बताओ। उसने कहा मेरा हाईएस्ट 156 रन आउट है। अब पाकिस्तान वाला इंडिया वाले बड़ा गुस्सा है, बोले हार गया। उसने कहा तुमने विकेट कितनी लिए? तो उसने कहा तुम बताओ। बोले नहीं, अब पहले तुम बताओ। क्या मतलब है सर? नहीं तुम 6 बताओगे तो मैं 8 बताऊंगा। होगा ना, इसका ठीक हुआ। ये पहले मैं बता के बेवकूफ बोलेंगे, पहले तुम बताओ, तब मैं बताऊंगा। तो ये मैंने क्यों कही? ये इसलिए कही कि हमारी आदत है एक्सरेट करने, चीज़ को बढ़ा के बताना। मैं अपने भाई, अपने बेटे, अपने बाबा तो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी मोहब्बत उसमें मेरी शामिल हो जाएगी। एक्चुअली हम अनबायस नहीं ले पाते, ये हमारे ह्यूमन नेचर है। तो ये जो साहित्य है ये बाद में, इसके बारे में ये तो मान लिया जाएगा कि ये सब फेक है, लेकिन इसको ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हुआ। ये हो सकता है कि 4499 ना हो, सिर्फ 49 हो, 40 ही हो सकता है, लेकिन ये हुआ। अब आइए इसमें दूसरी चीज, इस संगम, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, या किताबों में अपनी तरफ से नहीं लिख दिया गया। ये देखिए हिस्ट्री कहाँ से लिखी जाती है, सोर्सेस क्या था। ये जो कमेंट लिख के जाएंगे या बुक में कि साहब मंसूर साहब को कुछ नहीं याद आ जाता था, ये 100 साल बाद यूज करेंगे कि फला आदमी ने लिखा था इसलिए हम मानते हैं इस बात को। नहीं, तुम्हारे मेरे अच्छे रिलेशन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो सोर्सेस पर लिखा जाता है। ये हिस्ट्री डिपेंड किस पर होती है? सोर्सेस पर डिपेंड होती है। जिन सोर्सेस पर हम हिस्ट्री में, उसमें ये सब मौजूद है। इसलिए वही बात कि हमको 2 और 2 4 मानेंगे, भले तुम उसे 22 कर दो। जब ये सोर्स है, हम इसमें मान लेंगे हैं, तो हम इसको भी। अब आप लॉजिक लगाते रहिए कि ये लॉजिक गलत है। अब इस पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट कौन है रचनाएं, वो भी लिख लीजिए आप। और ये पता इनके, फिर मैं बात कह रहा हूँ कि इनकी स्पेलिंग में, इनके प्रोनाउंसिएशन में हर जगह आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। मुदुनौर,
मुदुनौर, मुदुपुर, मुदुपुर, कलरी आबरे, सॉरी कलरी, कलरी आबरे, ये इस प्रथम संगम की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये सब है ना, ये सब काव्य है, सब कवियों का मामला है, शायरों का। अच्छा शायर तो वैसे भी आपको पता है सबसे ज्यादा झूठ बोलते। वो टीचर ने पूछा था स्टूडेंट से, बोले बताओ तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बोले सर उनका तो ध्यान हो गया मर गए। बोले अरे, बोले नहीं सर हमारे शायर है, रोज मरते रहते हैं, आज भी मरते रहते हैं। तो कविताओं में ये आपको भी मिलेगा कविता। ये सब क्या है? बेसिकली कविताएं, कविताओं के संग्रह हैं, इनमें से कोई मौजूद नहीं। अब आइए द्वितीय सेकंड संगम। सेकंड संगम में फिर उसी टेबल के नीचे लिखिएगा जहां मैंने लिखा था स्थान वो क्या था, अछाम, मदुरई। इसमें ये भी विवरण है कि वो जो मदुरा जहां पे प्रथम संगम हुआ था वो समुद्र में डूब गई। वो मदुरई नहीं है, वो मदुरई समुद्र में डूब गई। इन्हें रिटेशन भी गया और वो भी गया बस सब गए। अब आइए सेकंड संगम, इसका स्थान क्या है? कपाटपुर। ये स्थान है अरमान वहां पे। ये क्या चीज है? इन्हीं सेकंड संगम की बात हो रही भाई। ये स्थान जहां पर ये संगम हुआ। उसके बाद आइए इसका अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष में दो लोगों का नाम होता है, अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य, उन्होंने किया, और दूसरा उनका जो शिष्य था तोलकाप्पियर। इस पेंटिंग जैसे चापर तोलकाप्पियर, इसी की रचना है वो तोलकाप्पियम जो है। इन दोनों ने मिलकर अध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष बैठा है, वो थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ गई, वॉशरूम जाना पड़ गया या घर जाना पड़ गया, तो दूसरा अध्यक्ष बना दिया गया। यस, तो ये सेकंड संगम में अध्यक्षता इन दोनों ने की। इन दोनों ने अगस्त्य और अब आइए इसमें नेक्स्ट चीज क्या थी? इसमें कितने ने पार्टिसिपेशन किया? 49। 49। इसको संरक्षण कितने शासकों ने दिया? वो है 59। अच्छा मैं ये गौर कर रहा हूँ कि इसमें 9 जो है बड़ा यूज करेंगे, लोगों को 9 बहुत पसंद आता है ना। 9 जो है, जबकि 9 सबसे टफ है, जोड़ने में मुश्किल होता है ना, गढ़ घटाने में बड़ी गिनती है। ये 49 पार्टिसिपेंट्स हैं, 59 शासक हैं कि जिन्होंने इसको संरक्षण दिया। उसके बाद इसमें कितनी रचनाएं पेश की गई? वो है 3700 या 3700 लोगों की रचनाएं इस बीच में। अच्छा मुझे ये लगता है कि ये संगम जैसे हमारे यहाँ होता है ना, एक दिन का सेमिनार, 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस, ये ऐसा नहीं होता होगा। ये कोई एक पूरा फेज होगा कितने पीरियड तक, महीनों तक संस्कृति। कभी कभी यहाँ संस्थाएं भी होती हैं, हमारे यहाँ नाम होकर दूसरी जगहों पर भी उसकी बैठकें होती रहती हैं, वीकली, मंथली, साल में, इस टाइप की कुछ चीज़ होगी। क्योंकि एक दिन या एक हफ्ते की संगोष्ठी में ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, एक कम करने तक नहीं हो सकती। और इसी प्रकार से कितने साल तक चली? 3700 साल तक चली। यानी जितनी रचनाएं इसमें पेश की गई, जितने रचनाकार जो है, उतने ही साल तक ये चली। 3700 साल तक ये चलती हुई। इसका कोई लिटरेचर हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन तोलकाप्पियम मौजूद है। बहुत सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तोलकाप्पियम या तोलकाप्पियम अलग अलग होता है। इसका रचनाकार वो ये अध्यक्ष था, तोलकाप्पियर जो था, जो अगस्त्य का शिष्य था, वो है। अच्छा अगस्त्य को जरूर याद रखिएगा, इसी वजह से संबंध है जो रखिए दक्षिणी भारत में वैदिक सभ्यता आर्यन कल्चर को इंट्रोड्यूस क्या हुआ। ये है क्या तोलकाप्पियम? ये ग्रामर की पुस्तक है। यस, ग्रामर की पुस्तक है, व्याकरण, ये व्याकरण है। इसकी राजधानी भी समुद्र में लुप्त, मतलब ये इसका स्थान है।
वो है ना जिस शाख पर उल्लू बैठा वो ऊपर पेड़ ही सूख गया। तो कवियों ने जहां व्यक्ति वो मदुरई की डूब गई, समुद्र में लुप्त हो गई, और ये क्या नाम था इसका, कपाटपुरम, ये भी डूब गया। इसीलिए इन दोनों संगमों की ऐतिहासिकता में संदेह है, इनकी ऑथेंटिसिटी को हिस्टोरियंस नहीं मानते। लेकिन जो बीच का मतलब हमारे बीच का रास्ता अच्छा होता है, जो हमारे हिस्टोरियन कहते हैं कि ये हुई जरूर है संगम में, लेकिन इनके बारे में जो हमें डिटेल दी गई है वो डिटेल क्या है। देखो ना, मैं जिस पार्टी का हूँ, मेरा निकाय बता रहे हमारे तो 2 लाख लोग मजमे में जमा हो गए थे, मैं नहीं लग रहा हूँ, दूर है वो बड़े था 10,000 लोग थे। तो ऐसे होता है ना, जिसको जो पसंद होता है उसी हिसाब से वो, अखबारों में ही होता है, ये अखबारों में ही होता है। टीवी चैनल पे मैंने देखा है कि अगर वो उस पार्टी को बोले तो उसकी खाली कुर्सी नहीं दिखाएगा, और दूसरी पार्टी का है तो खाली कुर्सी भी दिखा देगा। तो ये इसी प्रकार से इसमें क्या हुआ है कि ये हुई है संगोष्ठियां, लेकिन इनके बारे में जो डिटेल है ये डिटेल ऑथेंटिक नहीं है। अब आइए थर्ड संगम, जिसकी हिस्ट्री को या इसकी हिस्टोरिसिटी को लोग एक्सेप्ट करते हैं और जिसका अच्छा खासा लिटरेचर हमारे पास अभी मौजूद है। ये हुई उत्तरी मथुरा। इसका स्थान कहाँ था, वही उसी टेबल के साथ आ जाइएगा। सबसे पहले इसका स्थान उत्तरी मथुरा, सेकंड उसमें क्या है, अध्यक्ष नकीब, बल्कि डबल आर लिखा जाता है, नकीरत, डबल का डबल रा, नकीरत। उसके बाद इसमें पार्टिसिपेंट्स होगा ना, कितने 49 पार्टिसिपेंट्स थे इसमें, और 49 ही शासकों ने इसको संरक्षण दिया। अच्छा, ये तो बिल्कुल तय बात है, 49 शासक कुछ तो नहीं रहेगा, एक ही दिन जो शासक बनता है, 1 साल 2 साल मिनिमम कुछ तो रहा होगा, ये सब एक ही दिन है। तो ये चीजें जो है ये इसकी इनकी हिस्टोरिसिटी को चैलेंज करती है, लेकिन इससे ये अर्थ निकलता है कि शासकों का संरक्षण इनको प्राप्त कंटिन्यू प्राप्त है। ये नहीं हुआ कि मैं करता रहा, मेरे बाद मेरा पुत्र आया उसने ये सब हटाओ, ये सब फालतू की चीजें, हम अपनी नई पॉलिसी बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वही चीज चली आ रही है तो कंटिन्यू नहीं, इसमें ये जो तादाद है इसमें तो पांडव चैन सब शामिल है, लेकिन बेसिकली जो संरक्षण का है वो पांड्य शासकों का नाम इसमें सबसे है। लेकिन ये तीनों हैं चेर जो पांड्य के संगमों के लिए, पांड्य शासकों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, और ये 2 हुई भी उन्हीं के उसमें 49 इसमें पार्टिसिपेंट्स थे, 49 ने इसको भैया, और 449। अच्छा, ये नंबर तो मुझे लगता है किसी ने बाद में ऐड किए, लेकिन सिमेट्रिकली है, या तो ये आप लोगों की वजह से कि याद करने में आसानी रहेगी, एग्जाम में परेशानी की होगी, 49 449 इस दृष्टि में रखते हुए किसी ने ऐड किए। ये 449 इसमें रचना काल थे, और 1850 साल तक इसकी कुछ रचनाएं ही इंपॉर्टेंट को नाम लिखी है। नेगुन थोके, करुण थोके, नत्री नहीं, एंकुरुन्नू, और दिनकर पट्टू, बड़ी इबादत, इसके बाद बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी सेट और इंस्पिरेशन। इसमें से
अधिकतर इंस्टीट्यूट में, लेकिन फिर भी जो हमारे पास हमारा एसेट है लोअर, वो इसी संगम का हमारे पास मौजूद है। इनके भी ये एक बड़ी लंबी लिस्ट है पूरी, अगर आप जाएंगे बुक्स के अंदर, उसमें से ये जो रिपीट होते रहे डिफरेंट क्वेश्चंस में, उनको मैंने यहाँ टेबल करके लिखा है। ये पूरा जो साहित्य है, ये जो पूरा साहित्य है संगम, इसको 9 भागों में बांटा गया है। इसके कितने भाग होते हैं? सारा लिटरेचर है, इसके 9 क्लासिफिकेशन किया गया इसको, और इसको 9 कैटेगरीज में बांट दिया गया। यार वैसे तो ये 9 कैटेगरीज के नाम तो भी होने चाहिए निर्णय। Boy, Good News, ये वो क्लासिफिकेशन है जिसको सारे लिटरेचर को बांटा गया है। पत्ता पत्तू या पट्टा पट्टू भी अंग्रेजी में लिखते हैं, कहीं इसको अलग लिखते हैं, बीच में ना भी लिखा होता है। पत्ता पत्तू, पंता पत्तू, अंग्रेजी में PATT भी लिखते हैं, पत्ता पत्तू। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम कई बार रिपीट होता है, पत्ता पत्तू या पंता पत्तू। भारत की भी डाइवर्सिटी है ना, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेजेस, इस कोई बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है। उतनी चीज़ें यहाँ एक कल्चर होता है, एक लैंग्वेज है, कोई परेशानी नहीं है, आप उसी में हिस्ट्री बना के पढ़ रहे हैं। यहाँ तमिल भी पढ़नी पड़ेगी, पर्शियन भी आएगी, और अरबी भी आएगी, और संस्कृत हम देख ही चुके हैं, क्या क्या आदमी करेगा, कितनी चीज़ें। बड़ी पागल ये एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ये जो डिफरेंट क्लास है, इस एक चीज़ में कई शामिल है, बहुत सारी रचनाएं शामिल हैं। उनमें से होता है, आपने देखा कई स्टोरीज की बुक होती है, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज होती है, लेकिन टाइटल के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी होती है, उसका नाम क्या होता है नहीं, कई बार नहीं पता। लिटरेचर पढ़ते हो ना, साहित्य पढ़ते हो, प्रेमचंद की कहानी है, कृष्णचंद की पढ़ोगे, मंटू की पढ़ोगे, तो उसमें 8-10 कहानियाँ हैं, लेकिन उसके ऊपर नाम नहीं लिखा होगा, वो किसी एक कहानी में लिखा होगा। तो ऐसी वो क्लासीफाई है। इसी प्रकार से ये अलग अलग रचनाएं भी हैं, यानी ये अलग अलग रचनाएं भी हैं, और इनके ग्रुप में बहुत सारी रचनाएं भी शामिल हैं। पूरे साहित्य को जो मौजूद है अभी, उसको इन 9 भागों में बांट दिया गया है। कलरी अभिनय, बल्कि इसमें आप वो चाहे लिख सकते हो, अच्छा वो है, एक पब्लिशिंग कंपनी है, उसका नाम लिख दिया, साउथ इंडिया शिव सिद्धांत पब्लिशिंग सोसाइटी, साउथ इंडिया शिव सिद्धांत पब्लिशिंग सोसाइटी। ये तिन्ने वैनिटी पब्लिशिंग छापा, उसने इस तमाम संकलन करके छापा। आधुनिक काल में स्कूल लिटरेचर के जो हमारे पास का श्रेय जाता है, वो इस क्या नाम बताया मैंने, और साउथ इंडिया सिद्धांत पब्लिशिंग सोसाइटी जो है, इसने इस लिटरेचर को छापा।
वर्गीकरण और है वो नहीं, इसलिए कि उसमें क्वेश्चन हमने देखा है। ये तो 9 भागों में बांटा तब इसको वर्ग कर ली। ये लिटरेचर की होती है ना कैरेक्टरिस्टिक, साहब ये रोमांटिक कहानियाँ हैं, ये युद्ध की कहानियाँ हैं, ये कविताएं फला की कहानियाँ हैं। इस आधार पर भी इसको वर्गीकरण किया गया, उसको 3 भागों में बांटा गया, यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा पर उसको 3 भागों में बांटा गया। ये 3 भाग हो जाते हैं। इसमें 10 संक्षिप्त पद गिरे गए हैं, उनका संकलन है जमाने से इस भाग में। दूसरा है थू थोके, थोके। इसमें 8 कविताएं हैं। तीसरा है पटिनेनन कलिकम। इसमें 18 शॉर्ट कविताएं हैं, लघु कहानी को कहानी नहीं, कविताएं। कहीं मैंने कहानियां मुझसे निकल जाए तो उसे निकाल देना, कविताएं हैं। अब आइए बड़े बच्चे ये इंपॉर्टेंट चीज, इसमें क्वेश्चन करते हैं। 5 महाकाव्य हैं इसमें क्या है? 5 महाकाव्य। शिलप्तिकारम, शिलप्तिकारम। इसके लेखक का नाम लिखिए इलांगो आदिगर। ये मैं लिखवा रहा हूँ इसलिए, इलांगो आदिगर। ये जो इलांगो आदिगर है, इसको तमिल भाषा का इलियट कहा जाता है। इलियट नाम सुना है किसी ने? यस इलियट, उसको वो कहा जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है थोड़ा सा। ये उस स्थान का नाम ही साउथ में नाम जानेगा। वहाँ का एक व्यापारी था, उसका बेटा था, दूसरे व्यापारी की बेटी थी, दोनों में लव हुआ। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद वो बड़ी इंपॉर्टेंट वो है इसके लिए स्टोरी का। मैं शॉर्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस आधार पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो शादी कर ली, कुछ दिनों सही जीते रहे। उसके बाद ये जो था, इसका जो कहानी का हीरो है कवकल, वो जो है वो शासक के दरबार में गया। वहाँ एक डांसर थी, वो उसके अफेयर में फंस गया और उसने अपना सारा जेवर ले जाके बीवी का, पत्नी का सब उसके ऊपर उड़ा दिया। जब सब मना हो गया तो उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर अगर आया तो उसके पास, इसकी बीवी के पास केवल 2 पायलें बची थी। इसकी बीवी ने, पत्नी ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया और ये दोनों पायल लेके दूसरे शहर चले गए। और वहाँ जाके उसने एक पायल इसको दी कि तुम जाके इसको बाजार में बेचो, होता है कुछ नया काम। वहाँ जब पास में बेचने गया तो उसका दुर्भाग्य ये था कि उसी वक्त वहाँ का गवर्नर था, ये मैं गवर्नर की भाषा में कह रहा हूँ, उसकी पत्नी की एक पायल गायब हो गई थी। समझे कि वही पायल है, उसको वहाँ उन्होंने बगैर कोई जुर्म बताए, वो बगैर मुकदमा चाहे उसको मृत्यु कर दी। ये जब उसकी पत्नी को पता चला तो दूसरी पायल लेके बादशाह उसके पास गई शादी किया और उसने कहा कि देखो ये पायल। उसके बाद जाहिर उमर गया था, ये आई और ये वो भिक्षुओं बन गया। वो इसका ये याद रखना, इन संगमों में बौद्ध, जैन धर्म, ब्राह्मण, हिंदू धर्म सब ने पार्टिसिपेट किया। आज भी लिटरेचर की जब कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख सब आते नहीं यार, इसमें हर धर्म इसमें पार्टिसिपेट किया। वो उसमें जाकर उसने वो भिक्षु बन गई, फिर वो पूरी कर दी। ये मास्टरपीस कहलाता है लिटरेचर का। मैंने कहा ना, इसके राइटर को इलियट कहा जाता है। अंग्रेजी में जो स्थान इलियट को प्राप्त है वो इसको प्राप्त है। इसके बाद ये क्या है? ये महाकाव्य है, पहला महाकाव्य ये कहलाता है। इसके बाद दूसरा महाकाव्य जो है वो है मनी मैथिली।
मनी मैक्लेट, इसको तमिल भाषा का ओडिसी कहा जाता है। ओडिसी किसी ने पढ़ा है, मतलब सुना है किसी ने? यस सर, सुना है। ये भी इंग्लिश साहित्य का है। ग्रीक होमर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेचर के हमारे पास मौजूद है वर्ल्ड के अंदर। होमर का नाम बहुत आपने सुना होगा, उसका ये वो है महाकाव्य ओडिसी, ग्रीक का ये वो ओडिसी जो है इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाया जाता है, हमारी यूनिवर्सिटीज में है, हमारे सिलेबस में हम लोग ये इसको ओडिसी कहा जाता है मनी मैक्लेट। और इसकी वो जो है कहानी करनी वो वहीं से पढ़ा है, उसी से। कहते हैं कि वो जो डांसर थी, सॉरी डांसर नहीं, वो जो उसकी पत्नी थी, उसकी एक पुतली थी, उस पुतली की पूरी कहानी है उसके ऊपर आधारित थी ये मनी मैक्लेट। ये दूसरा महाकाव्य है मनी मैक्लेट जो है। इसका लेखक का मुझे यार नाम मैंने ना लिखा ना मुझे मालूम इसके लेखक का नाम क्या है। इसका नाम तो मैंने इसलिए लिख दिया इलांगो अवेलकर का कि इसको टी.एस. इलियट कहा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, राइटर है कि वो उसको हम आज क्या कहते हैं ना, जैसे समुद्रगुप्त को कहते थे भारत में, सॉरी हाँ भारत में, तो इसको तमिल भाषा का इलियट थे। इसी प्रकार से यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको तमिल भाषा का ओडिसी कहते हैं। यानी एक में रचना को कंपेरिजन किया गया है, समझिए मेरी बात नहीं समझ इसमें। थॉमस स्क्रीन इलियट, टी.एस. इलियट। हाँ टी.एस. इलियट, यस टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट की एक बड़ी मशहूर कविता है जो कौन है, वक्त का दरिया, उसने लिटरेचर हम लोग पढ़ते नहीं है सही। तो इसको क्या यहाँ पे कंपैरिजन राइटर का किया गया है, इसको इलियट का गया। यहाँ कंपैरिजन राइटर में नहीं किया गया, यहाँ किसका किया गया, उस रचना का किया गया। इसको जो यानी जो स्थान ओडिसी को प्राप्त है आधुनिक उसमें, वो तमिल भाषा में इसको प्राप्त है। अब आइए कहाँ से गायब हो गया यार कि मैं टेक्नोलॉजी डिलीट होगा तो मैं क्लियर किया नहीं दूसरा बोल दूं, महाकाव्य आप लिख लीजिए पांचों, इसलिए कि ये पांचों महाकाव्य इंपॉर्टेंट है। पहला ये हो गया, दूसरा मणि मैक्लेट, तीसरा है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि और चौथा है वलयापल्ली। और पांचवा है कुंडलकेश। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहूँ, एंशिएंट संगम लिटरेचर से लेकर और आप काव्य के दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज किए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिला। एक क्या है, रोमांस, और दूसरा युद्ध। जितने काव्य आपको मिलेगा उसका 90% भाग आपको या तो रोमांस में मिलेगा या महाकाव्य, चाहे महाभारत में रामायण हो, या आप देखिए ये या तो युद्धों के ऊपर आधारित होता है, या इसलिए कि मनुष्य के दो ही काम सबसे इंपॉर्टेंट होते थे कि या तो प्यार कर लो या दो चीज। ये महाकाव्य सब उसी पर आधारित है ज्यादातर। ये 5 महाकाव्य लिखे आपने, उसके बाद जो है 5 ही काव्य हैं वो भी लिखे। महाकाव्य 5 और 5 ही काव्य हैं। नंबर 1 यशोधरा कांड। यशोधरा कांड ही बल्कि काव्य होना चाहिए, यशोधरा काव्य। चूड़ामणि, चूड़ामणि। तीसरा है उत्थान काव्य। तीसरा
इन्हें काव्य लिखा। चौथा है नाग कुमारम, नाग कुमारम। और पांचवा है नीलकेश। पांच हो गए। ये 5 काव्य हैं और 5 महाकाव्य। इनको जरा सा ध्यान में जरूर रखिएगा थोड़ा सा। खासतौर से मणि मैथिली और ये बार बार ये क्या हुआ कुछ ये तो था इनका लिटरेचर। अब इस लिटरेचर के आधार पर ये जो हमने चेर चोर पांडे थे इनके बारे में भी कुछ जानकारी जिसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में उसको इसमें 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ बता दूँ। क्या इस सारे साहित्य में हम इनके धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे, चेर चोर पांडे की डिफरेंट बात पढ़ेंगे, लेकिन आप ये देखेंगे कि सारा साहित्य सेकुलर लिटरेचर है। क्या कहेंगे? सेकुलर लिटरेचर। इसमें मणि मैथिली और इसका जो बिना गया इसका राइटर जो है वो बौद्ध धर्म है, उसका नाम मुझे नहीं आता, लेकिन क्या है वो बौद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म। और बुद्ध धर्म जो है वो जाहिर, और मैंने बताया था कि उसमें बुद्ध, जैन, ब्राह्मण जितने धर्म थे वो सब इसमें मौजूद थे, सब ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें धार्मिक लिटरेचर आपको नहीं, धार्मिक नहीं, ये सब कहीं कुछ ये तो बड़ा रेयर सा है, बड़ी निगेटिव है। कहीं नाम आया शाह का नाम मंसूर है मुसलमान, ये एक अलग बात हो सकती है, लेकिन धर्म से संबंधित इसका इस सारा जो है वो प्योर लिटरेचर जिसको कहते हैं साहित्य, चाहे बौद्धों ने किया, जैनों ने किया, ब्राह्मण्स ने किया, हिंदू ने किया, जितने वो सारा क्या है ये सेकुलर लिटरेचर। क्या कहलाता है ये? सेकुलर धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। इसका मेन मैंने बताया कि बुद्ध या रोमांस, इन 2 चीज़ों पर ये ज़्यादा काव्य और महाकाव्य जो है वो बेसिकली टॉपिक उनका ये होता है। वर्ल्ड की जो एशियंट लैंग्वेजेस हैं इसमें ग्रीक, अंग्रेजी, इंग्लिश और पर्शियन, इसके लिटरेचर को जब आप देखेंगे आपको इसी तरह का में लिटरेचर दिख रहा है, उसमें 2 ही चीज़ें आपको मिलेंगी, स्पेशली पर्शियन में। पर्शियन में इसलिए दे रहा हूँ कि ये वेस्ट एशिया है हमारा, वेस्ट एशिया का इन्फ्लुएंस हमेशा यहाँ संबंध रहा है। तो और वेस्ट एशिया का संबंध ये हमने शुरू में बताया भी था आपको कि जो अरब व्यापारी थे वो यहाँ पे जनरली एक शब्द यूज किया जाता है, आपने पढ़ा था यमन के शब्द, ये यमन जनरली अरब यात्रियों के लिए भी यूज किया जाता था। यही अरब यात्री मैंने आपको बताया था कि जब फिर मुसलमान हो गए प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, तो ये तब भी आते थे, जहाँ पर उनका ये इन्फ्लुएंस रहा है इन चीज़ों का। तो वेस्ट एशिया का इस संस्कृति का प्री इस्लाम और आफ्टर इस्लाम दोनों का जो है इन्फ्लुएंस कुछ न कुछ हमें इस पर असर आता है। लेकिन संगम लिटरेचर जो है इस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसमें 3-4 चीजें मैंने गौर की हैं। सुनो यार, तुम्हारे काम की बात नहीं करता। जो क्वेश्चन देखे वो या तो इनके डिवीजन के ऊपर आया है, या जो इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उनके ऊपर आया है, या संगम के ऊपर आया है। इस पर मैंने कोशिश की कि जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसमें बहुत सारे नाम है, बहुत सारी पुस्तकें और भी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जिनको बनाया गया है वो आपको मैंने दिखा दी। और इनको याद करने में आप वही फार्मूला याद रखिए, स्ट्रक्चर इसका ध्यान में रखिए, वरना शब्द आपको हर किताब में अलग मिलेगा। इसके लिए सा और शाह का फर्क मिलेगा, अभी तो नाम पढ़ेंगे तो सही मिलेगा, तो सही मिलेगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं। जैसे पट्टा-पट्टू मैंने बताया, अंग्रेजी में PATTA लिखते हैं, हिंदी में देखा तो पत्ता-पत्तू भी पंथा-पत्तू लिखा हुआ है। ओरिजिनल तमिल शब्द है, तमिल में लिखा गया है, तो इसके ओरिजिनल शब्द। तो ये संगम शब्द मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ में सबसे मुश्किल लगता है। इसको इसलिए कि ये दिमाग में बैठते हैं तो बाहर रटते जाते हैं, तब तो मुश्किल होगी। तो फिर भी जो मुश्किल है उसको हमने उनको थोड़ा सा